आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज पिछले 10 दिनों से मैं शहर की इस दवा की दुकान में काम कर रहा हूँ, मगर इन 10 दिनों में मुझे घर के लिए निकलने में इतनी देर कभी नहीं हुई। आज देर इसलिए हो गई क्योंकि बाहर काफ़ी तेज बारिश हो रही है। दुकान में मैं अकेला ही स्टाफ बचा था क्योंकि बदकिस्मती से आज के दिन ही मैं छाता लाना भूल गया। मैं अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि ये करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मगर बारिश किसी भी हाल में रुकने को तैयार ही नहीं थी। बारिश का कहना साफ था कि आज मैं किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाली। रात हर पल गहराती जा रही थी। दीवार घड़ी बता रही थी रात के 11:15 बज चुके हैं। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा आज एक दिन अगर थोड़ा भीग भी गया तो कौन सा पिघल जाऊंगा, जिस वजह से मैं दुकान बंद करने लगा। दुकान बंद करके मैं जब शेड के नीचे खड़ा हुआ तो एक बार चारों तरफ का जायजा लेने लगा कि अगर कोई ऑटो रिक्शा यहीं से मिल गई तो ऑटो स्टैंड तक भीग कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर उस रात मेरी किस्मत शायद कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। रास्ते पर ना तो कोई ऑटो रिक्शा नज़र आ रही थी और ना ही कोई दूसरी गाड़ी जिससे लिफ्ट लेकर मैं ऑटो स्टैंड तक चला जाऊं। खैर, अब भीगने के अलावा कोई और चारा नहीं था, जिस वजह से मैं भीगते हुए ऑटो स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। हालांकि मौसम गर्मी का था, मगर फिर भी बर्फ की तरह बारिश की बूंदें बदन में चुभसी रही थी। कुछ भी सामने की तरफ साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा था। आखिर बारिश थी ही इतनी तेज कि सामने नजर उठाकर देख पाना मुमकिन ही नहीं था। मगर मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि रास्ते पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। कुछ देर चलने के बाद मैं ऑटो स्टैंड पर पहुँचा तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही ऑटो रिक्शा खड़ी थी। मैं भागकर उस रिक्शा के पास गया और रिक्शा की सीट पर बैठते हुए बोला, मेहंदीपुर चलो भाई। इस पर रिक्शा वाला बोला, मेहंदीपुर? वो तो काफ़ी दूर है साहब, डबल भाड़ा लगेगा। दोगुना भाड़े की बात सुनकर एक पल के लिए तो मेरा पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था, पर फिर मुझे याद आया कि इस रिक्शा के अलावा यहाँ और कोई रिक्शा नहीं है। अगर मैंने इसे ना बोल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। लिहाजा मैंने उस रिक्शा वाले को मन मारते हुए हाँ बोल दिया। मेरे से हाँ में जवाब सुनते ही उसने रिक्शा को चालू किया और हमारी रिक्शा चल पड़ी मेहंदीपुर की ओर। रास्ता सन्नाटे में डूबा हुआ था। ना तो कोई गाड़ी थी और ना ही कोई आदमी, जो कि इस बारिश में लाजमी ही था। मेरी तरह कौन बदकिस्मत होगा जो इस मौसम में बाहर निकलेगा। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां कुछ देर पहले तक 11:15 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 12:30 बजे का, और अभी भी मेहंदीपुर काफ़ी दूर था। लग नहीं रहा था कि रात 2 बजे से पहले मैं घर पहुंच भी पाऊंगा। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक ऑटो का बैलेंस बिगड़ने लगा और ऑटो रास्ते पर कांपने लगी। ऑटो वाले ने किसी तरह से ऑटो को रास्ते के एक किनारे पर लगाया। चूंकि उसने पहले से ही रेनकोट डाला हुआ था, इसलिए वो तुरंत ऑटो से नीचे उतरा और पीछे की तरफ चला गया। मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ होगा, मगर मैं भगवान से यही मना रहा था
कि मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत साबित हो जाए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, उस रात मेरी किस्मत मर चुकी थी, तो ये तो होना ही था। ऑटो वाला चलते हुए मेरी तरफ आया और बोला, साहब रिक्शा पंचर हो गई है, थोड़ा समय लगेगा और आपको नीचे उतरना पड़ेगा। मैं और भी ज्यादा परेशानी में पड़ गया कि अब मैं इस बारिश में रिक्शा से उतरकर कहाँ जाऊंगा। लेकिन तभी मेरी नज़र ठीक रिक्शा के बाहर सड़क से थोड़ी दूरी पर बने एक बड़े से घर पर गई। मैंने सोचा जब तक रिक्शा ठीक नहीं हो जाती तब तक उसी घर के बाहर खड़ा रहता हूँ, बारिश के पानी से बच भी जाऊंगा। यही सोचकर मैंने उस रिक्शा वाले से कहा, अच्छा ठीक है, मैं उस सामने वाले घर में जाता हूँ, हो जाए तो मुझे आवाज़ लगा देना। मेरे इतना कहते ही रिक्शा वाले ने कहा, दिमाग ठिकाने पर तो है आपका, आप नहीं जानते हैं वो घर भूतिया है। ऑटो वाले की बात पर मैंने कहा, हाँ ठीक है, इसलिए तो जा रहा हूँ, भूत से मिल भी लूँगा। इतना कहकर मैं ऑटो से उतरकर दौड़ता हुआ सीधे उस घर के दरवाजे पर जाकर रुका। दरवाजे के ऊपर एक शेड थी जिसके नीचे मैं पानी से बच रहा था। वो घर काफी बड़ा था और काफी पुराना भी लग रहा था, मानो इस घर में कई सालों से कोई रहता ही ना हो। चारों तरफ मकड़ी के जाले ही जाले फैले हुए थे। खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लगे, इसलिए मैं उस घर के दरवाजे पर लदने गया। जैसे ही मैं उस घर के दरवाजे पर लदा कि वो सड़ा हुआ दरवाज़ा एकदम से टूटकर ज़मीन पर धराशायी हो गया और दरवाजे के साथ ही साथ मैं भी। मुझे बहुत ज़ोर की चोट लगी, मगर किसी तरह से मैंने खुद को संभालते हुए उठा लिया। अब तक मैं उस घर के भीतर खड़ा था। घर के अंदर चारों तरफ पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, लिहाजा मैंने अपने फ़ोन की लाइट जलाई और घर को चारों तरफ से देखने लगा। घर के अंदर धूल की एक मोटी परत चादर की तरह बिछी हुई थी। खैर, मैं उस घर को देखने के इरादे से थोड़ा और अंदर जाने लगा। अभी मैं उस घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी मेरे कानों में पीछे की तरफ से एक आवाज़ आई, कौन हो तुम? मुझे बांधना मत। उस आवाज़ को सुनकर मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि एक बूढ़ा सा आदमी ठीक मेरे पीछे ही खड़ा है। मगर ये कैसे हो सकता है? थोड़ी देर पहले तक तो यहाँ पर कोई नहीं था, तो फिर ये बूढ़ा आदमी आया कहाँ से? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जिस पर मैंने कहा, जी वो बारिश हो रही थी तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। इस पर वो बुजुर्ग आदमी बोला, पर तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। अभी मैं उसके ऐसा बोलने का कारण पूछने ही वाला था कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया, जिसके साथ ही साथ उसकी आंखें कोयले की तरह लाल चमकने लगी। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। इतने में घर के बाहर से ऑटो वाले की आवाज़ आई, साहब हो गया, आ जाओ। ऑटो वाले ने जैसे ही आवाज़ लगाया कि वो आदमी अचानक से हवा में धुआं हो गया, जिसके बाद मैं भागकर ऑटो वाले के पास आया और उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर उस ऑटो वाले ने बताया, दरअसल बहुत पहले उस घर में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक बुजुर्ग आदमी थोड़ा पागल था, इसलिए उसे इस घर में जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। कभी उसे खाना दिया जाता था तो कभी नहीं। ऐसे में दिन पर दिन उसकी हालत और बिगड़ती चली गई और एक दिन वही हुआ जो होना ही था। उस आदमी की मौत हो गई।
जिसके बाद से उस घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी, जिसके चलते लोगों को ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। कहते हैं कि आज भी उसी की आत्मा इस घर में भटकती रहती है। ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। मयंक वन विभाग में काम करता था, जिस वजह से आए दिन उसका ट्रांसफ़र देश के अलग अलग प्रांतों में होता ही रहता था। इस बार भी मयंक का ट्रांसफ़र आसाम के जंगलों में हुआ था, क्योंकि इस दुनिया में मयंक का और कोई भी नहीं था, जिस वजह से मयंक ने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और सीधे आसाम पहुंच गया। आसाम जंगल के वन विभाग में जाकर मयंक ने सबको अपना परिचय दिया और सबसे जान पहचान कर लेने के बाद मयंक को आराम करने की हिदायत दी गई, क्योंकि वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर था और उसे आज रात से ही काम शुरू करना था। मगर मयंक उसे अभी आराम करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए उसने एक दूसरे फॉरेस्ट ऑफिसर को पकड़ा और दोनों जंगल देखने निकल गए। मयंक बड़ा ही चंचल किस्म का लड़का था। उसे जब भी कोई चीज़ समझ नहीं आती थी, वो सामने वाले से बेझिझक पूछता था। खैर, अब उन दोनों को जंगल में घूमते घूमते शाम हो चुकी थी। दूसरे फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसका नाम हरिदेव था, उसने मयंक को लगभग पूरा जंगल ही घुमा दिया था। सिर्फ एक इलाके को छोड़कर जंगल का पूर्वी इलाका, जो कि बाकी इलाकों से ज़्यादा घना और विशाल लग रहा था, जिस पर मयंक ने हरिदेव से पूछा, भैया उस तरफ तो हम लोग गए ही नहीं, चलिए उधर जाते हैं। इस पर हरिदेव बोला, नहीं, गलती से भी उधर मत जाना, उधर खतरा है। इस पर मयंक बोला, खतरा? किसका खतरा? जंगली जानवरों का? इस पर हरिदेव बोला, नहीं, उससे भी बड़ा खतरा, निशी का। पहले तुम चलो वन विभाग, रास्ते में सब बताता हूं। जिसके बाद मयंक और हरिदेव दोनों वन विभाग की तरफ आगे बढ़ने लगे। तभी चलते चलते हरिदेव ने मयंक से कहा, सुनो, तुम अभी इस जगह पर पहली बार आए हो। यह जंगल जैसा दिखता है असल में वैसा है नहीं। मयंक को हरिदेव की बात जरा भी समझ नहीं आ रही थी, जिस पर उसने हरिदेव से कहा, क्या बोल रहे हैं भैया आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर हरिदेव बोला, समझने समझाने की बात छोड़ो, तुम बस इतना जान लो कि जंगल के उस इलाके में नहीं जाना है। हालांकि हरिदेव को सब कुछ मालूम था, पर उसने मयंक को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो नया लड़का था। इसलिए हरिदेव कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन शायद हरिदेव को ये पता नहीं था कि उसने मयंक को पूरी बात ना बताकर कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। खैर, कुछ ही देर में वो दोनों वन विभाग के दफ्तर में पहुंच गए और अपने अपने कमरे में जाकर दोनों सो गए। मगर मयंक, उसके जहन में हरिदेव की बात जैसे छप सी गई थी। वो इतना थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में जरा भी नींद नहीं था। ठीक रात के 9 बजे मयंक और हरिदेव दोनों जंगलों की तरफ निकल गए। चूंकि मयंक नया लड़का था, इसलिए उसे अकेले ना छोड़कर हरिदेव के साथ भेजा गया था। मयंक के हाथों में सिर्फ एक लाठी थी और हरिदेव के पास एक लाठी और वॉकी टॉकी। दोनों जंगल में अंदर की तरफ जा रहे थे। मयंक कभी भी उसी सोच में पड़ा था कि आखिर हरिदेव ने उसे उस तरफ जाने के लिए क्यों मना किया, और ये निशी है कौन जिससे सब लोग डरते हैं। यही सब सोचते सोचते मयंक चले जा रहा था।
वो जंगल दिन में जैसा दिखता था, रात के वक्त वैसा बिल्कुल भी नहीं था। रात के अंधेरे में वो जंगल काफी डरावना नजर आ रहा था। हालांकि आसमान पर चांद निकला हुआ था, मगर जंगल में लगे विशाल पेड़ों के कारण चांद की रोशनी जमीन तक पहुंच नहीं पा रही थी। हालांकि उन दोनों के पास टॉर्च था, इसलिए चलने में उन्हें कुछ खासा दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। चलते चलते वो दोनों अभी जंगल में काफी अंदर आ चुके थे और अब तक सब कुछ सही चल रहा था। तभी मयंक ने एक बार फिर हरिदेव से कहा, भैया बताइए ना, कौन है निशी, और कोई जंगल के उस तरफ क्यों नहीं जाता? इस पर हरिदेव ने मयंक से कहा, चुप 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 हो जाओ। रात में उसका नाम मत लो। कल सुबह सब बताऊंगा। अभी हरिदेव ने इतना कहा ही था कि तभी उन दोनों को किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर मयंक एकदम से चौंक उठा और उसने हरिदेव से कहा, भैया आपको कोई आवाज आ रही है क्या? कोई रो रहा है ना? इस पर हरिदेव बोला, उस आवाज पर उतना ध्यान मत दो, ये आवाज रोज आती है। मयंक को अब सब कुछ बड़ा अजीब सा लगने लगा था। आखिर कोई किसी बच्ची के रोने की आवाज को नजरअंदाज कैसे कर सकता है? हो सकता है वो बच्ची किसी मुसीबत में हो। यही सोचते हुए मयंक उस आवाज को गौर से सुनने लगा ताकि वो ये जान सके कि आवाज किस ओर से आ रही है। कुछ देर तक उस आवाज को गौर से सुनने पर पता चला कि वो आवाज उसी तरफ से आ रही है जिधर हरिदेव ने उसे जाने से मना किया था। मयंक को बड़ा अजीब लगा कि आखिर इतनी रात गए जंगल में कौन रो रहा होगा, मगर मयंक को उस रोने वाले की चिंता भी हो रही थी। लिहाजा मयंक उस आवाज की तरफ 2 कदम आगे बढ़ा। अभी मयंक उस आवाज की तरफ आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से हरिदेव ने उसे टोकते हुए कहा, रुको मत जाओ, ये उसकी चाल है। मगर मयंक ने उसकी एक नहीं सुनी और वो उस तरफ जाते हुए बोला, आपको नहीं जाना तो मत जाओ, वहां किसी को मदद की जरूरत है, मैं जा रहा हूं। इतना बोलकर मयंक जंगल में उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगा। जंगल का वो इलाका बाकी इलाकों के मुकाबले बहुत ज्यादा घना था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों से वहां कोई आया ही नहीं हो। उस इलाके में झींगुरों की आवाजें बहुत ज्यादा तेज थीं और जैसे जैसे मयंक आगे बढ़ता जा रहा था वो रोने की आवाज और भी तेज होते जा रही थी। टॉर्च को इधर उधर घुमाते हुए अभी मयंक आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अपनी टॉर्च की लाइट में एक पेड़ के नीचे कोई बच्ची बैठी हुई दिखी। वो बच्ची अपना सिर झुकाकर रोए जा रही थी। तभी मयंक उस बच्ची के पास गया और बोला, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही हो? इस पर उस बच्ची ने कोई जवाब तो नहीं दिया, मगर उसका रोना बंद हो गया। मयंक ने दोबारा पूछा तो इस बार उस बच्ची ने अपना सिर ऊपर उठाया और मयंक की तरफ देखते हुए बोली, भैया वहां पर किसी की लाश पड़ी है। ये सुनकर मयंक उस बच्ची से चौंकते हुए बोला, कहाँ, किसकी लाश पड़ी है? इस पर बच्ची बोली, आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। इतना बोलकर उस बच्ची ने मयंक का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ जंगलों में अंदर ले जाने लगी। उस बच्ची का हाथ एकदम बर्फ की तरह ठंडा था, मगर मयंक ने इस बात पर उतना गौर नहीं किया और उस बच्ची के साथ चलता रहा। कुछ दूर चलने के बाद वो बच्ची रुकी और सामने की तरफ हाथ का इशारा किया। मयंक ने जब उस बच्ची के इशारे की तरफ अपनी टॉर्च घुमाई तो पाया कि वहां औंधे मुंह जमीन पर किसी की लाश पड़ी है।
मयंक दौड़कर उस लाश के पास गया और उस लाश का चेहरा जैसे ही मयंक ने अपनी तरफ घुमाया तो उसके होश उड़ गए और वो सर से लेकर पैर तक कांपने लगा, क्योंकि वो लाश उसी बच्ची की थी जो मयंक को यहाँ पर लेकर आई थी। मयंक ने झट से पीछे देखा, मगर अब वहां कोई बच्ची नहीं थी। इससे पहले कि मयंक कुछ कर पाता, जमीन पर पड़े उस बच्ची की लाश ने अचानक से मयंक का गला दबोच लिया। उस बच्ची ने मयंक का गला इतनी जोर से पकड़ रखा था कि वो अपना सिर हिला भी नहीं पा रहा था। अभी मयंक मरने ही वाला था कि तभी हरिदेव 4-5 लोगों को लेकर वहां पहुंच गया और उनके आते ही वो बच्ची हवा में धुआं हो गई और ऐसे मयंक की जान बच गई। पर वो था क्या, मयंक को आज तक ये पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।